एपिसोड 1 वो लौट आया शक्ति प्राप्ति। खूबसूरत सी सुबह में आज टेंशन का माहौल बना हुआ है और सभी बड़े खानदानों में डर का माहौल है। आखिर हो भी क्यों नहीं, आखिर पटना के बड़े खानदानों में से एक मल्होत्रा खानदान को कोई एक ही रात में बर्बाद जो किसी ने कर दिया है। सभी बड़े खानदानों में यही बातें हो रहा था कि कैसे मल्होत्रा खानदान को एक ही रात में बर्बाद किया जा सकता है। सभी बड़े खानदान यही सब बात कर रहा था और दूसरे तरफ अग्रवाल खानदान में तो इन सब से उलझ ये खबर सुनकर तो खुशी की लहर छा जाता है और अग्रवाल खानदान के राजा के पोता मीटिंग में आते हुए कहता है, दादाजी अपने वो खबर सुना, किसी आदमी ने पूरे मल्होत्रा खानदान को बर्बाद कर दिया है। ये बात सुनकर राज अग्रवाल ने गंभीरता से कहा, ये सच में बहुत खुशी बात है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस खानदान को हम इतने सालों की लड़ाई में नहीं बर्बाद कर सके उसे किसी ने एक ही रात में कर दिया और हमें नहीं पता कि वो आदमी हमारा दोस्त है या दुश्मन। अगर वो बाद में हमारे खानदान पर हमला करता है तो हमें बहुत ही नुकसान होगा। आखिर अग्रवाल खानदान किसकी बात कर रहा है और मल्होत्रा खानदान को किसने बर्बाद किया, जानने के लिए हम आपको एक हफ्ते पहले ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम सत्य है। सभी लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तभी अचानक से मौसम बदलने लगता है। हवा इतनी तेज हो जाता है कि सभी लोग खुद को संभाल ही नहीं पाते हैं और वहाँ का सारा सामान इधर उधर गिरने लगता है और तभी आसमानों में काले बादल छा जाते हैं और जोरदार बारिश होने लगता है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं और सभी अपने अपने घरों की तरफ भागने लगता है और कुछ घंटों तक हवा और बारिश अपना कहर बरसाने के बाद शांत हो जाता है। और अब शाम के 7 बज गया था और अचानक से आसमान से बहुत तेज रोशनी आने लगती है। वो रोशनी इतनी तेज था कि सारा अंधेरी गलियों और शहर में इतनी रोशनी हो जाती है कि उसमें एक सुई भी गिर जाए तो आसानी से मिल जाए। सारे दुनिया ये नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं और वो सभी आपस में बात करने लगते हैं, आज हो क्या रहा है। पहले तूफानी हवा, फिर तेज बारिश और अब ये रोशनी, ये सब देखकर लगता है कि ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। वो दोनों ये बातें कर ही रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी आते हुए कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी ये ठीक नहीं लग रहा है। वो सब बातें कर ही रहा था कि वो रोशनी गायब होने लगता है। ये सब देखकर सभी लोग और वैज्ञानिक हैरान हो जाता है और वो रोशनी गायब होकर एक छोटे से घर में आकर एक लड़के की शरीर में घुस जाता है और जैसे ही उसका आँख खुलता है तो वो देखता है कि वो एक छोटे से कमरे में खुद को पाता है और जब वो अपना आँखें इधर उधर करता है तो वो देखता है कि कमरे का सामान बहुत पुराना है और कुछ टूटे फूटे है और वह गुस्से से कहता है, शैतानों अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, मैं जल्द ही तुमसे बदला लेने आऊँगा। जब सत्य गुस्से में ये सब सोच ही रहा था तभी कमरे में एक अधेड़ उम्र की औरत आता है और सत्य का आँख खुला हुआ देखकर वह खुशी से बोलती है, तुम ठीक हो गए। वह इतना ही बोली थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गया और वो रोआशी आवाज में बोली, बेटा तुम ठीक हो गए, और उसे गले से लगा लिया। सत्य ने भी उस औरत को ध्यान से देखने के बाद याद आ गया कि वो औरत उसकी माँ है जिसका नाम ममता थी। ममता खुद को संभालती है और सत्य से अलग होते हुए कहती है, तुम आराम करो, मैं खाना बना के आती हूँ, तुम्हें भूख लगी होगा न। और वह किचन में चली जाती है और सत्य खड़ा होते हुए छत पर चला जाता है और चांद को देखने लगता है। कुछ देर देखने के बाद ममता की आवाज़ आती है, सत्य आके खाना खा लो। ये सुनकर सत्य नीचे डाइनिंग रूम में चला आता है। खाना खाने के बाद सत्य अपनी माँ को सुलाकर छत पर चला जाता है। छत पर आने के बाद सत्य अपनी शक्तियों को जगाने की कोशिश करने ही वाला था कि उसे याद आता है कि अगर मैंने अपनी पुरानी शक्ति जगाने की कोशिश करता हूँ तो इब्लिश को पता चल जाएगा कि मैं धरती पर हूँ और मुझे खोज लेगा। सत्य ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा था कि उसे गॉड की याद आता है और सोचता है कि अब मेरी मदद सिर्फ गॉड ही कर सकता है और इतना सोचकर वो गॉड को याद करने लगता है। तभी आसमान से एक फरिश्ता आता है और कहता है, सत्य आप अपना आंखें खोल लीजिए। और सत्य अपना आंख खोल लेता है। तभी वो फरिश्ता कहता है, गॉड ने कहा है कि आपको बिजलियों के माध्यम से अपनी शरीर की अशुद्धियों को दूर करना होगा, तभी आपकी शक्तियाँ जागृत हो पाएगा। ये सुनकर सत्य आसमान में देखते हुए कहता है, आसमान की बिजलियां, गॉड के आदेश से मेरी अशुद्धियों को दूर करो। इतना कहना ही था कि आसमान में काले बादल छाने लगा और उसमें से लाल बिजलियां गिरने लगा और सत्य के शरीर की अशुद्धियां दूर हो गया और सत्य अपने घुटने के बल बैठकर आसमान में देखते हुए
कहा, मेरे ईश्वर मुझे अपनी शक्तियां बढ़ाने में मदद करिए। इतना कहते ही आसमान से एक सफ़ेद रंग गोला आता है और सत्य के शरीर में समा जाता है। अपने अंदर शक्तियां महसूस करते हुए सत्य ईश्वर को धन्यवाद कहता है और आसमान का सारा बादल गायब हो जाता है। और सत्य वहां खड़ा होकर सूर्य को निकलते हुए देखता है और सत्य अपने कमरे में आ जाता है। और कुछ देर के बाद सत्य खाना बनाने चला जाता और जब ममता को कुकर की सीटी की आवाज़ आती है तो वह अपने कमरे से निकलकर किचन तरफ बढ़ जाता है। और जब ममता सत्य को खाना बनाते हुए देखती है तो वह हैरान हो जाती क्योंकि सत्य ने तो आज तक कभी भी खाना नहीं बनाया था। जब ममता उससे सवाल करती है कि तुमने खाना बनाना कब सीखा तो सत्य बातों को घुमाते हुए बाहर निकल जाता है। और जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है तो उसके चेहरे के भाव बदल जाता है। एपिसोड 2 चमत्कारी पानी। जब सत्य घर से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि जो बारिश के पानी पर बिजली गिरा था उस पानी को लेने के लिए कुछ लोग आए हैं। ये देखकर सत्य के चेहरे के भाव ही बदल जाता है। दरअसल वह कोई आम पानी नहीं था। उस पानी पर ईश्वर की बिजली गिरने से उस पानी में बिजली को शक्तियां भर गया था, जिसके कारण वह लोग उस पानी को छू भी नहीं पा रहे थे। जब वह लोग पानी को छूते तो उसे बिजली का झटका लगता था और उस लोगों को जबरदस्ती करता देख सत्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाता है। असल में वह बिजली सत्य की शक्तियां बढ़ाने के लिए किया गया था, इसलिए उसके अलावा कोई भी उसे छू भी नहीं पा रहा था। बहुत देर तक ये सब देखने के बाद सत्य वहां पर पहुंच गया। जैसे ही उस लोगों ने सत्य को वहां देखा तो उनमें से एक बोला, बच्चे ये तुम्हारा खेलने की जगह नहीं है, दूसरी जगह जाकर खेलो। दरअसल सत्य की उम्र केवल 18 वर्ष ही था, इसलिए उन लोगों को लगा कि सत्य वहां केवल देखने के लिए आया है। ये सब सुनकर सत्य गुस्से में बोला, तुम लोग मरना चाहते हो क्या? को मेरे सामान को चुराने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनकर उस गैंग का लीडर बोला, देखो भाई, अब ये बच्चा हमें डरा रहा है। बच्चे, तुम शायद जानते नहीं हो कि हम सब मल्होत्रा परिवार के लिए काम करते हैं, को पूरे बिहार पर राज करता है। ये सब सुनकर सत्य गुस्से से बोला, मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तभी उस गैंग के लीडर बोला, तुम ऐसे नहीं मनोगे साथियों, हमला करो और दिखा दो अपनी पावर। ये देखकर सत्य मन में बोला, भेड़ियों का झुंड। फिर उसने अपना हाथ उठाया और एक ही मौके में उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल वो सभी मार्शल आर्ट नहीं जानते थे, इसलिए सत्य के एक ही मौके में मर गए। अपने साथी को इस तरह से मरते देख उस गैंग का लीडर डर से कांपने लगा और सत्य उसे देखकर कहा, जाके कह दो अपने मल्होत्रा खानदान से, अगर वो इस पानी के ऊपर दोबारा नजर डाला तो मैं उसके मल्होत्रा खानदान को बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर उस गैंग के लीडर के तो पसीने छूट गए और वह जल्दी से अपने गाड़ी में बैठा और जल्दी से निकल गया। उस गैंग के लीडर को जाता देख सत्य ने उस पानी को एक छोटे छोटे बोतल में भरा और अपने घर की तरफ चला आया। घर आते ही ममता ने सत्य को सब्जी लेने के लिए बाजार भेज दिया। जब सत्य बाजार आ रहा था तभी एक काले रंग की चमचमाती हुई गाड़ी उसके पास आता है और उस गाड़ी में से एक बुजुर्ग आदमी चलकर सत्य के पास आया और बोला, मैं मल्होत्रा खानदान का बुजुर्ग हूं और अपने लोगों के गलती के लिए माफ़ी चाहता हूं। ये सुनकर सत्य बोला, तो आप मुझसे क्या लेने आए हैं? सत्य को इतना साफ और निडर होकर बोलते देख बुजुर्ग आदमी हैरान हो गया। आमतौर पर जब वो किसी लोग से बात करता था तो सभी लोग उससे इज्जत से बात करता था, पर सत्य उनमें से नहीं था और डरता भी कैसे? सत्य तो केवल ईश्वर से ही डरता है, बाकी किसी से भी नहीं। खैर ये सब छोड़ो, मुझे तुम्हारा उस चमत्कारी पानी की ज़रूरत है। वो इतना बोला ही था कि सत्य ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, वो पानी को किसी को देने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर सत्य आगे बढ़ने लगा, तभी बुजुर्ग आदमी पीछे से बोला, रुक जाओ लड़के। और वह सत्य के पास आकर बोला, देखो लड़के, मुझे पता है कि तुम्हारे परिवार की हालत अभी ठीक नहीं है, तो वह चमत्कारी पानी मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। ये सुनकर सत्य ने कुछ देर सोचा और तैयार हो गया। उस बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान आ गया और वह गाड़ी में जाकर बैठ गया और उसके पीछे सत्य भी आके बैठ गया और उस बुजुर्ग ने गाड़ी को मल्होत्रा पैलेस में ले जाने का इशारा किया और गाड़ी अपने रफ्तार से अपने मंजिल की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में वह मल्होत्रा प्लेस पहुंच गया और बुजुर्ग आदमी बाहर निकलते हुए कहा, बाहर आ जाओ मिस्टर। तभी सत्य बोला, मेरा नाम सत्य है। तभी वो बुजुर्ग आदमी बोला, आइए मिस्टर सत्य। सत्य भी गाड़ी से बाहर निकल गया और वो दोनों मल्होत्रा पैलेस में चला गया। एपिसोड 3 मल्होत्रा परिवार बर्बादी के कगार पर। जब सत्य उस बुजुर्ग आदमी के साथ एक कमरे में गया तो देखा कि एक 30 साल का आदमी बेड पर लेटा हुआ है
और बीमारियों के कारण उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गया था, जिसके कारण वह और भी बुरा लग रहा था। और एक डॉक्टर उसकी इलाज कर रहा था, पर उसका असर होता हुआ नहीं दिख रहा था। जब बुजुर्ग आदमी कमरे में पहुंचा तो उस डॉक्टर ने बुजुर्ग आदमी से कहा, क्या वो चमत्कारी पानी ले आए? ये सुनकर बुजुर्ग आदमी सत्य की तरफ देखने लगे, पर सत्य का ध्यान तो उस बीमार आदमी पर ही था। और सत्य अपने ठंडे स्वर में बोला, क्या तुम इसकी जान लेना चाहते हो? ये सुनकर डॉक्टर गुस्से में बोला, तुम आखिर हो कौन? क्या तुम एक डॉक्टर हो जो मुझे सिखा रहे हो? क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है? ये सुनकर सत्य ने अपने ठंडे आवाज में ही कहा, मुझे किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये कहकर सत्य ने मल्होत्रा खानदान की तरफ देखा और कहा, अगर ये आदमी चमत्कारी पानी का उपयोग करता है तो इस मरीज को मरने से मेरे अलावा कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर डॉक्टर हंसते हुए कहा, ये देखो, अब ये बिना लाइसेंस वाला डॉक्टर इस मरीज की जान बचाएगा। इतना कहकर उस डॉक्टर ने मल्होत्रा खानदान की तरफ देखा और कहा, आप मेरा यकीन करिए, मैं आपके पिता को बचा लूंगा। ये कहकर वह एक खूबसूरत लड़की की तरफ देखता है जो लाल ड्रेस में किसी परी की तरह लग रही थी। यह सुनकर उसने घमंड से सत्य की तरफ देखते हुए कहा, तुम जैसा फटीचर तो कोई डॉक्टर तो क्या चपरासी बनने के भी लायक नहीं हो। इतना कहकर उसने डॉक्टर वसंत की तरफ देखा और कहा, डॉक्टर वसंत, आप इलाज शुरू करिए। ये सुनकर डॉक्टर वसंत ने मुस्कुराया और सत्य से एक चमत्कारी बोतल को लिया और मरीज की तरफ बढ़ गया। ये देखकर सत्य ने अपना सर झटका और बुजुर्ग आदमी की तरफ देखते हुए कहा, आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। इतना सुनकर उस बुजुर्ग आदमी ने जल्दी से अंदर गया और जल्दी से एक काले रंग का कार्ड लेकर बाहर निकला और सत्य को दे दिया। सत्य वो कार्ड लिया और झट से बाहर निकल गया। वही डॉक्टर वसंत ने वह बोतल लेने के बाद उस मरीज के मुंह में पूरा पिला दिया। चमत्कारी पानी को पीते ही उस बीमार आदमी के चेहरे से झुर्रियाँ गायब होने लगा। ये देखकर डॉक्टर वसंत ताना मारते हुए बोला, उस लड़के ने कहा था कि मेरे अलावा कोई इसे नहीं बचा सकता, पर देखो मैंने तो राजकुमार को बचा लिया। ये सुनकर कुछ लोगों ने हंसते हुए कहा, डॉक्टर वसंत, आप तो सच में कमाल के हैं। वो सभी डॉक्टर वसंत की तारीफ कर ही रहे थे कि उसने देखा कि राजकुमार की शरीर भट्टी जैसे लाल हो गया है। ये सब देखकर उस लाल कपड़े वाली लड़की गुस्से से बोली, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर वसंत। ये सुनकर डॉक्टर वसंत ने भी सारी जिम्मेदारी सत्य के कंधे पर रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि उस लड़के ने ही इस चमत्कारी पानी में कुछ मिलाया है। ये सुनकर उस लाल कपड़े वाली लड़की ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जाकर उस लड़के को बुला के लाओ। सत्य, जो कि रोड के किनारे खड़ा होकर जब टैक्सी का वेट ही कर रहा था, तभी एक नौकर दौड़ते हुए सत्य के पास आया और कहा, आपको मेरे साथ अंदर चलना होगा। सत्य भी समझ गया था कि अंदर क्या हुआ होगा। सत्य अंदर आया तो वो राजकुमार की हालत को देखा भी नहीं और बुजुर्ग की तरफ देखते हुए कहा, इसकी जान बचाने के बदले में मुझे 20 करोड़ रुपए चाहिए। ये सुनकर लाल कपड़े पहने हुए लड़की ने दांत को पिसते हुए कहा, ठीक है। ये सुनकर सत्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाता है और वह राजकुमार को अपने ठंडी नज़र से देखता है। और सत्य ने अपना हाथ हवा में उठाया और 7 चांदी की सुइयां राजकुमार के एक्यूप्रेशर पॉइंट पर लग गया। और सत्य ने अपना हाथ राजकुमार के माथे पर रखा और धीरे धीरे राजकुमार ठीक होने लगा। जब राजकुमार पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने धीरे धीरे अपना आंख खोलने लगा। राजकुमार के आंखें खुलता हुआ देख लाल कपड़े वाली लड़की उसके पास गई और बोली, पापा, आप आखिरकार आप ठीक हो ही गए। राजकुमार ने अपनी बेटी को दूर करते हुए कहा, मुझे बचाने वाला डॉक्टर कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर बुजुर्ग आदमी ने कहा, राजकुमार, आपको बचाने वाला ये डॉक्टर है, इसका नाम सत्य है। ये सुनकर सत्य ने कहा, राजकुमार, अब आप मेरी चमत्कारी पानी की वजह से और भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। ये सुनकर राजकुमार ने सत्य से पूछा, क्या आपके पास वो चमत्कारी पानी और भी है? ये सुनकर सत्य ने अपने चेहरे पर सख्त भाव लेट हुए उसे देखता रहा। तभी लाल कपड़े वाली लड़की ने सत्य की हाथों की तरफ इशारा किया। जब राजकुमार ने सत्य के हाथों की तरफ देखा तो उसके आंखों में लालच आ गया और उसने सत्य से कहा, दोस्त, अगर आप हमें ये दोनों बोतल भी दे देते हैं तो हम आपको 40 करोड़ और देंगे। ये सुनकर सत्य ने गंभीरता से कहा, नहीं, ये बिकाऊ नहीं है। अच्छा होगा कि आप मुझे मेरे इलाज के पैसे दे दीजिए और अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ये सुनकर राजकुमार ने इशारा किया और एक नौकर ने एक प्लेटिनियम का कार्ड दे दिया।
कार्ड लेते ही सत्य बाहर की तरफ निकलने लगा। तभी राजकुमार ने इशारा किया और कुछ नौकर रास्ता को घेर लिया और बाहर जाने से रोक दिया और कहा, बिना तुम चमत्कारी पानी दिए कहाँ जाते हो? ये सुनकर सत्य ने कहा, लगता है कि तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे। ये राजकुमार संतोष घमंड में कहा, आखिर एक मामूली सा बच्चा मेरा यानी संतोष मल्होत्रा का क्या ही बिगाड़ लेगा। ये सब बातें सुनकर राजकुमार संतोष की बेटी, जो अब तक इसलिए शांत था क्योंकि उसके पापा सत्य से अच्छे से बात कर रहा था, पर अपने पापा को ऐसे बात करते देख सुनैना ने भी घमंड से बोला, सत्य चुपचाप वो चमत्कारी पानी हमारे हवाले कर दो वरना हम जबरदस्ती तुमसे छीन लेंगे। सत्य ने जब देखा कि एक पल में वो सभी अपने बातें से मुकर गया तो उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा आ गया और वातावरण अचानक से बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगी, आसमान में बिजलियां चमकने लगी। तो अब क्या होगा आगे, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं और आगे की स्टोरी को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। एपिसोड 4, भागो ये शैतान हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सत्य के गुस्सा होते ही वातावरण बदलने लगा, हवा तेज हो गया, आसमानों कान फाड़ देने वाली बिजलियों की गर्जना होने लगी, जिससे मल्होत्रा पैलेस में सामान इधर उधर उड़ने लगा। सत्य ने गुस्से से अपना एक पैर पटका जिसके कारण फर्श टूटकर हवा में उड़ने लगा और सत्य ने उन फर्श के टुकड़े को अपने हाथों में पकड़ लिया और राजकुमार संतोष के गले को निशाना बनाते हुए फेंक दिया। फर्श के टुकड़े गोली के रफ्तार से राजकुमार संतोष के गले को छेड़ते हुए उसके गले के आर पार हो गया, जिससे राजकुमार संतोष की मौत हो गया। जब मल्होत्रा खानदान के लोगों ने ये जब देखा तो सत्य की तरफ तेजी से दौड़ने लगे। अपने और लोगों को आता देख सत्य ने फर्श के टुकड़े को उठाया और उन सभी के तरफ फेंक दिया, जिसके कारण वह मौजूद सभी लोगों की मौत हो गया और सत्य मल्होत्रा पैलेस में सभी को मारकर शांति से बाहर आ गया। सत्य इतना शांत लग रहा था कि अगर कोई मल्होत्रा खानदान को बेरहमी से मारते देखता तो कोई यकीन ही नहीं करता कि सत्य सैकड़ों लोगों को मारने के बाद इतना शांत कैसे है। मल्होत्रा खानदान को मारने के बाद सत्य हाथों में सब्जी लेकर एक गली से अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि उसके रास्ते में कुछ गुंडे आ गए। वो सभी गुंडे सत्य के पास आकर उसके गले पर चाकू रखते हुए कहा, बच्चे जो कुछ तुम्हारे पास है चुपचाप हमारे हवाले कर दो। अपने गले पर चाकू देख सत्य अपने मन में ही सोचा, ये दुनिया और यहाँ के लोग कभी भी नहीं सुधारने वाला है। अपने सोच से बाहर आते हुए सत्य ने उस गुंडों से बोला, लगता है कि तुम सब जीना नहीं चाहते हो। सत्य के बातों को सुनकर उस गुंडों मैन से एक बोला, अरे भाई देखो, ये हम सबको जान से मारने की धमकी दे रहा है। उन मैन से दूसरा गुंडा बोला, चल बच्चे अब हमें भी तो दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। ये सुनकर सत्य बोला, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब तुम सब खुद चाहते हो कि मैं तुम सभी लोगों का हाथ पैर तोड़ दूं। आओ, मैं तुम सभी लोगों का ये इच्छा जरूर पूरा करूंगा। अपने बातों को मजाक में उड़ाते देख सभी गुंडे गुस्से से भर गए और सत्य को मुक्का मारने के लिए एक गुंडा अपना हाथ बढ़ा दिया। उस गुंडे के मुक्के को अपनी तरफ आते देख सत्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गया और अपने एक हाथ से उस गुंडे के मुक्के को हवा में ही रोक दिया और उसके हाथ को पकड़कर तोड़ दिया, जिसके कारण वह गुंडा दर्द से चिल्लाने लगा। अपने साथी को यूं तड़पता देख सभी गुंडे गुस्से से सत्य को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। सत्य ने उन सभी गुंडों को मार मार कर हाथ पैर तोड़ दिया और सत्य भी उन गुंडों को डराने के लिए उनके तरफ बढ़ने लगा। जब वह सभी गुंडों ने सत्य को अपनी तरफ आते देख उनमें से एक चिल्लाकर बोला, जल्दी से यहाँ से भागो वरना ये शैतान हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और वह सभी गुंडे अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे। सभी गुंडे भागते हुए कह रहे थे कि ये शैतान यहाँ कहाँ से आ गया। उस गुंडों की बात सुनकर सत्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अच्छों के लिए बहुत अच्छा हूँ और बुरे के लिए बहुत बुरा। इतना कहकर सत्य अपने घर की तरफ बढ़ गया और कुछ ही देर में वो अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचते ही सत्य ने ममता को सब्जी पकड़ा दी और ममता वह सब्जी लेकर किचन में चली गई। इधर वो सभी गुंडे भागते भागते बहुत आ गया। उनमें से एक ने पलट कर देखा, कहीं सत्य उन लोगों के पीछे तो नहीं आ रहा है। जब वह गुंडा देखा कि उन लोगों के पीछे कोई नहीं, तब उन गुंडों के जान में जान आई। उनमें से एक गुंडा बोला, जान बची तो लाखों उपाय लौट के बुद्धू घर को आए। ये सुनकर दूसरे गुंडे ने कहा, अब हम सब इस शैतान लड़का से हजारों किलोमीटर दूर रहूंगा। ये सुनकर सभी गुंडों ने एक साथ बोला, हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, इस शैतान लड़का से दूर रहने में ही हमारा भलाई है। तभी उस गुंडों का लीडर बोला, मैंने बहुत से आदमी को देखा पर इस लड़के के जैसा कोई शैतान नहीं देखा। इधर उन गुंडों का डर से हालत खराब था और उधर सत्य अपने छत पर लेटे हुए चांद को देख रहा था।
तभी ममता की आवाज आती, बेटा सत्य नीचे आकर खाना खा लो। ये सुनकर सत्य नीचे आने लगा और सीधे डाइनिंग हॉल में चला गया और खाना खाने लगा। अपना खाना खत्म करने के बाद सत्य अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाने के बाद सत्य ईश्वर की भक्ति करते हुए अपना शक्तियों को बढ़ाने लगा, पर सत्य अपनी पुरानी शक्तियों को जागृत करने की कोशिश नहीं किया। अगर सत्य अपने पुरानी शक्तियों को जागृत करने की कोशिश करता तो इब्लीस को पता चल जाता। सुबह के पहले किरण के साथ सत्य की आंख खुल जाता है। आंखें खुलते ही सत्य फ्रेश होने चला जाता है, और जब सत्य फ्रेश होकर बाहर निकलता है, ममता कहती है जब से तुम ठीक हुए हो तब से तुम काफ़ी बदल गए हो। और तभी ममता उसके चेहरे को ध्यान से देखता है और कहता है, और पहले से ज़्यादा हैंडसम भी हो गए हो। खैर ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हारा एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में करा दिया है। अब चलो नाश्ता कर लो, तुम्हें जल्दी से यूनिवर्सिटी में जाना है। अपनी माँ की बातें सुन सत्य मुस्कुराता है और अपने मन में ही सोचता है, अगर माँ को ये पता चलता है कि ईश्वर ने मुझे सभी चीज़ों का ज्ञान पहले ही दे दिया है तो पता नहीं माँ का रिएक्शन क्या होता। अपने सोच से बाहर आते हुए सत्य ने अपना खाना खत्म किया और पटना यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ गया। तो कैसा होगा सत्य के यूनिवर्सिटी का पहला दिन जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और अपना ओपिनियन हमें ज़रूर दे। एपिसोड 5, ये कितना हैंडसम लड़का है। जब सत्य पटना यूनिवर्सिटी की तरफ जा ही रहा था, पर पटना यूनिवर्सिटी में तो हड़कंप सा मचा है। उनमें से एक लड़की बोला, हमारे यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही हैंडसम लड़का का एडमिशन हुआ है। तभी उसकी फ्रेंड बोली, क्या तुमने उसका फ़ोटो देखा है? तभी वह पहली लड़की बोली, हाँ, जब मैं नए स्टूडेंट की फॉर्म लेके जा रहा था तब मैंने उस लड़के की फ़ोटो देखी थी। तभी उसकी फ्रेंड बोली, अच्छा वो कैसा दिखता है? तभी उसकी पहली फ्रेंड बोली, यार वो इतना हैंडसम था कि मैं तो बस उसे देखते ही रह गई। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें उनसे प्यार हो गया है। यार तुम सब अभी उसे देखा नहीं, इसलिए तुम सब ऐसी बातें कर रही हो, और जब उसे देखोगी तो तुम सबका मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा। पूरे यूनिवर्सिटी में ऐसे ही बातें हो रही थी, यहाँ तक कि अब तो सीनियर भी सत्य की बातें कर रही थी। ये सब सुनकर यूनिवर्सिटी के सभी लड़के जल भून रहा था, और सभी लड़के मन ही मन सत्य को मार्शल आर्ट की चैलेंज करके उसकी हड्डियां तोड़ने की प्लान बना रहा था। तो वही सत्य अब यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंच गया था, और जब सारी लड़कियों को ये पता चला तो सारी लड़कियां अपनी अपनी क्लासरूम से बाहर निकलकर यूनिवर्सिटी के गेट की ओर देखने लगा। वो सभी लड़कियों को तो मानो दिल की धड़कन ही रुक गई हो। वो सभी लड़कियां तो बस केवल सत्य का पुराना फोटो ही देखा था, पर सत्य अब पहले से भी ज़्यादा लंबा, गठीला बदन, सुंदर चेहरा सत्य को और भी एट्रैक्टिव बना रहा था। पर सत्य को तो मानो इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सत्य प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा ही रहा था कि कुछ सत्य से जलने वाले लड़कों ने टंकी में एक छेद कर दिया, जिससे टंकी का सारा पानी सत्य के देह पर आके गिरा और वह पूरी तरह से भीग गया। भीगने के बाद सत्य ने ऊपर देखा और वह हल्के से मुस्कुराया, मानो वो जानता हो कि ये हरकत किन सब का है। पानी के वजह से सत्य पूरी तरह भीग गया था, जिसके कारण सत्य के कपड़ा उसके शरीर से चिपक गया। सारे स्टूडेंट को, क्लासरूम के सारा स्टूडेंट को जब प्रिंसिपल अपने ऑफिस से बाहर निकल कर आ गया, ये देखने के लिए कि आखिर सारा स्टूडेंट अपने क्लासरूम से, सारा स्टूडेंट आखिर वहाँ कर क्या रहा। प्रिंसिपल बाहर आते ही सारी स्टूडेंट की नज़रों का पीछा किया तो उसकी भी नज़रें सत्य पर पड़ गया। उस वक्त सत्य पूरा भीगा हुआ था, जिसको देखकर सारी लड़कियों की मानो दिल की धड़कन रुक सी गई हो। और कुछ लड़की तो सत्य को देखकर बेहोश ही हो गया, और कुछ लड़कियां तो अपने हाथ काटने लगे और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि सत्य उसका बॉयफ्रेंड बन जाए। सत्य को देखकर तो प्रिंसिपल मैम की भी दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो गया और सोची, अगर ये लड़का मेरे टाइम में आया होता तो मैं इसे भगा के शादी कर लेता। खैर प्रिंसिपल मैम खुद को संभालते हुए सभी स्टूडेंट से कहा, सभी अपने अपने क्लासरूम में जाओ। प्रिंसिपल मैम की बातें सुनकर मानो सारी लड़कियां अपने अपने सपनों से जाग जाए हो, और वो सभी अपने अपने क्लासरूम के तरफ बढ़ गई। इधर सत्य भी प्रिंसिपल मैम की ऑफिस में आने लगा और प्रिंसिपल मैम भी अपने ऑफिस में आ गई। तभी सत्य प्रिंसिपल मैम के ऑफिस के बाहर आते ही बोला, मैं आई कमिंग मैम। प्रिंसिपल मैम अभी भी सत्य के बारे में ही सोच रही थी। सत्य की आवाज़ सुनकर वह अपनी सपनों से बाहर आया और हड़बड़ाते हुए कहा, अंदर आ जाओ। प्रिंसिपल मैम को लगा कोई दूसरा स्टूडेंट होगा, इसलिए वह ऐसे बोली थी। आवाज़ सुनकर सत्य ऑफिस के अंदर चला गया और इधर प्रिंसिपल मैम भी फिर से सत्य के बारे में सोचने लगी। पर प्रिंसिपल मैम को ये नहीं पता था कि ऑफिस में आने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि सत्य है।
काफी देर बाद जब सत्य बोला तब प्रिंसिपल मैम का ध्यान सत्य पर जाता है। सत्य को इतने करीब से देखने के बाद उसकी तो मानो सांसें ही रुक सी गई हो। सत्य का कपड़ा भीगने कारण उसका गठीला बदन साफ साफ दिख रहा था। जब प्रिंसिपल मैम सत्य को घूर घूर कर देख रहा था तब आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। तभी सत्य बोला, मैम ये मेरा डॉक्यूमेंट है। सत्य का फाइल देखने के बाद बोला, अच्छा तो तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो तुम किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो? ये सुनकर सत्य सोचा, मैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाऊं, मेरे लिए तो ये सब बकवास ही है। अपने सोच से बाहर आते हुए सत्य प्रिंसिपल मैम से बोला, आप मुझे कोई सा भी डिपार्टमेंट में डाल दीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर प्रिंसिपल मैम बोला, ठीक है, पहले तुम सभी डिपार्टमेंट में जाओ और जो भी तुम्हें अच्छा लगे तुम उस डिपार्टमेंट में चले जाना। ये सुनकर सत्य बोला, तो ठीक है, मैं कल से ज्वाइन करता हूँ। ये सुनकर प्रिंसिपल मैम बोला, आज से क्यों नहीं? सत्य बोला, मेरा कपड़ा गीला हो गया तो मैं कल आऊँगा। जब सत्य बाहर जा ही रहा था तभी प्रिंसिपल मैम बोली, और हाँ, आज से तुझे मेरे नाम से ही बुलाना। ये सुनकर सत्य मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मैडम। तभी प्रिंसिपल मैम ने कहा, सोनिया, मेरा नाम सोनिया है। सत्य बोला, ठीक है मैडम सोनिया, तो कल मिलते हैं। और इतना कहकर सत्य यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गया। वो बाहर जा ही रहा था कि उसने देखा एक नौजवान लड़का हॉस्पिटल के बाहर स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है और एक लड़की डॉक्टर से ये बार बार कह रही थी कि मेरा भाई मरा नहीं, प्लीज़ उसे बचा लो, मैं आपकी नौकर बनने के लिए मैं तैयार हूँ। तभी डॉक्टर गुस्से से बोला, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? तुम्हारा भाई मर गया है। ये सुनकर वो लड़की रोते हुए अपने भाई को उठाया और वहां से चली गई। जब वह लड़की सत्य के बगल से जाने वाली थी कि तभी सत्य बोला, सुनो, मैं तुम्हारे भाई को बचा सकता हूँ। ये सुनकर वो लड़की बोली, अगर आप मेरे भाई को बचा लेते हैं तो मैं आपकी जीवन भर गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सत्य ने कुछ नहीं कहा और उस लड़के को ध्यान से देखने लगा और इतना ही कहा, मेरे पीछे आओ, और सत्य ने उसे लेकर पुरानी फैक्ट्री में लेके आ गया। उस पुरानी फैक्ट्री को देखकर वह लड़की डर जाती है और उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगता है और वह सोचती है, कहीं ये मेरे साथ कुछ करने वाला तो नहीं है। वो इतना सोच ही रहा था कि तभी सत्य की आवाज़ आता है, इसे यहाँ रख दो। ये सुनकर लड़की उस लड़के को वही जमीन पर रख देता है और सत्य कुछ देर के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है ताकि वह लड़की उसकी पावर देखकर बेहोश न हो जाए। बाहर आते ही सत्य वह अपने जेब से चमत्कारी पानी निकालता है और उस चमत्कारी पानी को हाथ में लेकर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह इसमें मेरी मदद करे, और तभी आसमान में तेज बिजलियां चमकने लगता है और सत्य के ऊपर गिरने लगता है और चारों तरफ आग लग जाता है और सत्य उस पानी को एक गोली के रूप में कर देता है और वापस फैक्ट्री की तरफ चल जाता है और उस लड़के को वह एक गोली खिला देता है जिससे वह लड़का ठीक होने लगता है। पर ये क्या, उस लड़के के शरीर से धुआं क्यों निकलने लगता है? तो अब क्या होगा, आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।